हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 के लिए अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे विथ फुल सॉल्यूशन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप उसे सबसे पहले देख पाए। और दोस्तों, आप सभी को क्लास 12th अकाउंटेंसी का नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए। नोट्स का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ये नोट्स 2021 के एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का जो है मॉडल सेट है, सेट 3 है। सेट 2 का करवा चुके हैं और सेट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है कि अलाभकारी संगठन बनाते हैं, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाता है वह क्या बनाता है। ऑप्शन ए में है आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बी में है निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सी में है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट। और डी में है व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में। जैसा कि अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है एनपीओ में, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आय व्यय खाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, एक सचिव को मानदेय का भुगतान है, ठीक है, एक सचिव को मानदेय का भुगतान है, पेमेंट ऑफ होनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड ऑन, ठीक है। ऑप्शन ए में है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी में है आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी में है नगद व्यय, कैश एक्सपेंसेस। और डी में है उधार व्यय, क्रेडिट एक्सपेंसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ट्रिक है, जहाँ पर होनोरेरियम होनोरेरियम जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पर रेवेन्यू का ही चूज कीजिएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है, ठीक है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा डेफिसिट। मतलब क्या कह रहा है कि इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, आय से ज़्यादा खर्च होगा तो क्या होगा, डेफिसिट होगा। इसमें लॉस का यूज नहीं होगा, काहे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्म यूज किया जाता है वो डेफिसिट का ही यूज किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन है, मतलब कह रहा है सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब जो प्रॉफिट नहीं कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका इनकम का सोर्स क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है सदस्यों के प्राप्त प्राप्त चंदा, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर। बी में है दान, डोनेशन। सी में है प्रवेश शुल्क, इंट्रांस फी। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑल ऑफ एवू, इस सभी से जो है सो इनकम आता है, इनकम न कमाने, लाभ न कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एवू। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लब द्वारा घास के विक्रय से प्राप्त राशि को माना जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड ऑन, ठीक है। ऑप्शन ए में है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। बी में है आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। सी में है संपत्ति, एसेट्स। और डी में है उपार्जित लाभ।
अर्नेड प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीव। ठीक है, किसी ग्रास को मतलब बेचते हैं तो उससे जो पैसा आएगा वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीव्ड, आयगत प्राप्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चालू खाता है, ठीक है, करेंट अकाउंट इज। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी में है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और सी में है नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। करेंट अकाउंट जो होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है और रियल अकाउंट होता है। इस सब में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्याग अनुपात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हो सकता है वह ओरल और रिटेन दोनों में हो सकता है, या कोई भी दोनों में से एक हो सकता है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मौखिक या लिखित, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, ओरल और रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दायित्व में कमी है डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। सी हो जाएगा प्राप्ति, क्योंकि जब पार्टनर्स का जो है लाइबिलिटी घटेगा, ठीक है, लाइबिलिटी घटेगा तो उससे प्रॉफिट ही नहीं होगा, कर्ज जो है सो घट जाएगा, तो उससे क्या होगा? गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में ख्याति के रकम को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फॉर गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार यानी रिटायरिंग पार्टनर, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। द नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है। क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन फर्म। तो क्या होगा? ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। सी जो है सही आंसर है। पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारी के पूंजी खाता बंद किए जाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थॉ। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। ओके, बैंक खाते के माध्यम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है क्लोज किया जाता है बैंक खाते के माध्यम से, तो बैंक अकाउंट सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पेड फर्स्ट टाइम आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेड लाइबिलिटीज का। ओके, व्यापारिक दायित्व सबसे पहले जो होगा ट्रेड लाइबिलिटी का पेड होगा। ऑप्शन ए जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, ये जो है एकदम सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विविध लेनदार 10,000 रुपया के थे, इन्हें 10% छूट पर भुगतान कर दिया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट Rs10,000 therefore paid a discount of 10% realization account will be debited to। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900 रुपया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम। मतलब फर्म में जो कोई खर्च कर रहा है और उस पर जो फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या होगा, फर्म के लिए तो इनकम ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, आय होगा, ठीक है, इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। इन द absence of any partnership agreement the profit or loss of the firm are divided। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा समान अनुपात में। जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं रहता है, अब्सेंस रहता है, तो समान अनुपात में बांटा जाता है, यानी इन इक्वल रेशियो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फर्म के विघटन के समय साझेदारी के पूंजी खातों की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्व ऑफ ए फर्म इज मेड। ठीक है, तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा साझेदारों को, यानी पार्टनर को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अंश का आवंटन खाता है, ठीक है, अंश का आवंटन खाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट इज। तो 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि 10 रुपया वाला सामान समता है, ओके, यदि 20 रुपये वाला, क्वेश्चन ही जो है ना क्या कह रहा है 20 की यदि 10 वाला समता अंश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। ठीक है, इन इक्विटी शेयर Rs10 each is issued at 12 each it is called। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये प्रीमियम पर। 10 रुपये का सामान अगर 12 रुपया में इशू करते हैं तो 2 रुपया तो ज़्यादा पर इशू किए, तो इससे हमको क्या होगा, फायदा होगा, यानी प्रीमियम। क्या हो जाएगा, इशू एट प्रीमियम, अधिमूल्य पर निर्गमन। ओके, सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अधिकृत पूंजी, एथोराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, सी जो है सही आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 22 देख रहे हैं। क्वेश्चन 22 को देखते हैं। लाभांश, लाभांश सामान्यतः पर दिया जाता है। लाभांश जो है किस पर दिया जाता है, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का निर्गमित पूंजी, यानी इशूड कैपिटल पर पेड किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड जो है इशूड कैपिटल पर पेड किया जाता है, सी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाए तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे। तो कहाँ जमा किए जाएंगे, तो 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट में जमा किए जाएंगे। ठीक है, लाभ हानि खाता में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि 10 वाला अंश जिसका 8 आयाचित है और
6 प्रदत्त हैं, जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाना चाहिए। इट इट ए शेयर of Rs10 on which Rs8 has been called and Rs6 is paid is forfeited, the share capital account should be debited with। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 8 रुपया जो है डेबिटेड किया जाएगा। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। When share are forfeited, the share capital account is debited with। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा अंशों के याचित मूल्य से कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। फॉरफीटेड ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। तो 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल जो है सो घट जाता है। ओके, ये जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अंश हरण खाते को चिट्ठा में दिखाया जाता है, यानी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट। 27 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चुकता पूंजी के साथ, विथ पेड अप कैपिटल के साथ दिखाया जाता है। ओके, डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ऋण पत्र का प्रतिफल है, ठीक है, कॉन्सिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। ऋण पत्र का प्रतिफल है प्रॉफिट हो जाएगा, लाइव राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं। डिवेंचर विच आर ट्रांसफर्ड बाय मोर डिलीवरी आर कॉल्ड। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बियरर डिवेंचर, यानी वाहक ऋण पत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिवेंचर आर शो अंडर द हेड। तो डिवेंचर किस हेड में शो किया जाता है? तो 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन पर। ठीक है, डिवेंचर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता ही है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। ठीक है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिवेंचर कैन बी रिडीम आउट ऑफ। तो डिवेंचर जो है प्रॉफिट पर भी, कैपिटल पर भी, प्रोविजन पर भी किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए। तो 32 का जो राइट आंसर है हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह है। क्या कह रहा है कि इफ डिवेंचर परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दे आर। तो 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया जाएगा कैंसिल तो क्या हो जाएगा? इमीडिएटली कैंसिल नहीं किया जाएगा तो हो जाएगा निवेश, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ऋण पत्रों के शोधन के लिए स्रोत है। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 34 का हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि सभी पर किया जाता है रिडीम, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। ओके, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म करेंट एसेट्स डोंट इंक्लूड। क्या हो जाएगा? कार जो है सो नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा कार। चालू संपत्ति में कौन नहीं शामिल है? तो कार।
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कंपनी के स्थित विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किए जाते हैं? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इन पेपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 129 129 यानी राइट आंसर बी हो जाएगा 36 का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि समान आकार विवरण में आय विवरण के किस मद की प्रतिशत में गणना की जाती है? इन कॉमन साइज स्टेटमेंट विच आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड इज परसेंटेज। तो 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। तो 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ये तीनों यूज होता है, अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपेटेटिव स्टेटमेंट, तीनों यूज होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पद्धति, सॉफ्टवेयर सिस्टम, राइट आंसर वी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट। ओके फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।